वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जनवरी बैच के आगामी होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षाओं के बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया हुआ था। उसी क्रम में परिवार अंगीकरण डाटा यानी फैमिली एडॉप्शन डाटा जो भरने का जो क्रम मैंने स्टार्ट किया था, उसी क्रम में मैं आज आपको जो फैमिली एडॉप्शन डाटा है उसे ग्रीन बुक में कैसे भरना है उसके बारे में मैं आज विस्तार से चर्चा करूँगा। और जिसे आप सभी को पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जब आप इस वीडियो को देखें उसे आप ग्रीन बुक को अपने पास रखें। मैं पेज बाय पेज आपको उसके बारे में बताता चलूँगा और उसे आप अपनी बुक में भरिए, जिससे आपका परिवार अंगीकरण का डाटा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परिवार अंगीकरण डाटा। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आपकी जो ग्रीन बुक दी गई है संस्था की तरफ से, उसमें परिवार अंगीकरण डाटा का दो कॉलम बने हुए हैं। जैसे पेज नंबर 9 से जब आप स्टार्ट करेंगे तो पेज नंबर 38 तक आपका परिवार अंगीकरण का पहला फॉर्म है पूरा, यानी कि एक किसी परिवार को। और कोविड प्रोटोकॉल के चक्कर में सभी स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि आप किसी फैमिली डाटा को ना अडॉप्ट करके आप अपने परिवार को ही फैमिली एडॉप्शन डाटा में भरें, जिससे आपको आसानी से डिटेल पता रहेगी और उसे भरने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आस पड़ोस में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप किसी के घर में आप जाना भी नहीं चाहेंगे और कोई आपके घर में कोविड के ये पैंडेमिक के चक्कर में कोई आना भी नहीं चाहता है इस समय, क्योंकि कोविड कैसे फैल रहा है ये आप सभी को बखूबी मालूम है। तो इसी कोविड को ध्यान में रखते हुए आप अपने परिवार को ही फैमिली एडॉप्शन डाटा में भरें, जिससे आसानी से आप अपना डाटा कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि पेज नंबर 9 से लेकर के 38 नंबर तक का फैमिली एडॉप्शन डाटा फर्स्ट है और 38 के बाद अगले पेज तक, नेक्स्ट पेज तक आपका फैमिली एडॉप्शन डाटा सेकंड है। तो आप इन दोनों में से किसी एक डाटा को भर सकते हैं। पहले आप कोशिश कीजिएगा कि पेंसिल से भर लें, कि जहां कहीं भी आपको कुछ गलत हो या कुछ हो तो उसका करेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको पेज नंबर 9 से स्टार्ट करता हूं, 38 नंबर तक चलूंगा। तो पेज नंबर 9 में आप सबसे पहले जो फैमिली एडॉप्शन डाटा है उसके अंतर्गत परिवार क्रमांक फर्स्ट उसमें लिखा हुआ है और सामान्य पारिवारिक डाटा। देखिए यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर लिखा है परिवार क्रमांक फर्स्ट, यानी कि 39 नंबर पेज पर जाएंगे तो परिवार क्रमांक सेकंड आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको सिर्फ एक फैमिली का डाटा अडॉप्ट करना है, भरना है। तो आप पहले डाटा में सबसे पहले नंबर पर ऊपर देखिए, यहाँ पर बिल्डिंग नंबर से स्टार्ट है, इसे आपको स्टार्ट करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं किसी घर में, जैसे कि आप अपने घर का ही ले रहे हैं, तो आपको मालूम है कि आप बिल्डिंग का नंबर क्या है, ब्लॉक नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है, कॉलोनी का नाम क्या है और सीटीएस नंबर क्या है, रोड का नाम क्या है। तो आपके कॉलम में जो एप्लीकेबल हो उसे आप भरें और बाकी के आगे डैश कर दें। जैसे बिल्डिंग नंबर यानी कि सभी का मकान नंबर होता है, वो लिख लीजिए। ब्लॉक नंबर, अगर आप कॉलोनी में हैं तो वहाँ ब्लॉक नंबर जरूर होगा। रूम नंबर, अगर आप अपार्टमेंट वगैरह में हैं तो आपका रूम नंबर और भी होगा। अगर अदर जगह पर रह रहे हैं तो रूम नंबर नहीं है तो डैश कर दीजिए। कॉलोनी का नाम है तो कॉलोनी का नाम लिखिए। सीटीएस नंबर नहीं है तो डैश कर दीजिए। रोड का नाम, जाहिर सी बात है किसी रोड के आसपास ही आपकी बिल्डिंग होगी, तो उस रोड का नाम अगर एप्लीकेबल हो तो आप लिखें उसमें। और इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, यानी आप अपने घर का डाटा भर रहे हैं तो आपको बखूबी मालूम है कि आपके परिवार के मुखिया कौन है, उनका नाम लिखें। इसके बाद धर्म लिखना है, धर्म यानी कि हिंदू, जो भी आप धर्म आपका हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका हो आप उसमें भरें। इसके बाद जाति लिखनी है आपको अपनी, कब से रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब मुखिया से पूछा जा रहा है कब से रह रहे हैं, तो आपको बखूबी मालूम है कब से रह रहे हैं, जन्म से रह रहे हैं तो आप जन्म से लिखें। पिछले 10 वर्ष से रह रहे हैं तो 10 वर्ष से लिखें, या 5 वर्ष से रह रहे हैं, 1 वर्ष, जो भी आप उस बिल्डिंग में जब से रह रहे हैं उसका समय लिखें। इसके बाद इस बिल्डिंग में इसमें क्या है कि कहाँ पे आप कार्य करते हैं, मुखिया उनका नाम लिखिए, किस रूप में नियुक्त हैं उनके बारे में लिखिए। परिवार के सदस्यों की कुल संख्या, तो कुल संख्या में
यहाँ पर 3 कॉलम लिखे हैं। पहले कुल संख्या लिखनी है, जैसे कि आपके फैमिली में 6 लोग हैं तो उसमें पुरुष की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है। जैसे कि 4 पुरुष हैं 2 महिलाएं हैं, या 4 महिलाएं 2 पुरुष हैं, या 2 महिलाएं 2 पुरुष और 2 बच्चे हैं। जो भी आपके घर में हो उनका सेक्स डिवीजन करके आप आराम से लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद उस परिवार में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे कितने हैं उनकी संख्या लिखें। जैसे कि 6 लोगों का परिवार है, हो सकता है उस घर में कोई एक 6 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो, उसका संख्या लिखनी है। नहीं है तो वहाँ पे 0 कर दें। इसके बाद में उनकी आवास स्थिति, बी नंबर कॉलम में यहाँ पर देखिए आएगा, यहाँ पर नीचे लिखा है आवास स्थिति। इस आवास स्थिति में कमरों की संख्या किचन सहित, तो आपको किचन के साथ में आपको पूरे कमरे की संख्या गिननी। जैसे कि किचन फर्स्ट नंबर हो गया, 2 कमरे हैं, एक मतलब आपके घर में जितने भी कमरे हैं, बेड का है, शयन कक्ष है, आपका जो भी है, आप उन्हें कमरों की संख्या लिखनी है। 4 से 5 कमरे जनरली सभी घरों में होते हैं, तो आपको संख्या लिखनी है इसमें, जो भी आपके घर में संख्या है कमरों की। किचन को कमरे में ही गिनिएगा, ठीक। इसके बाद फर्श आपकी कैसी है, टाइल्स है, सीमेंटेड है, कच्ची है, इनमें से जो भी कॉलम अप्लीकेबल हो आप उस पर लिखिए। इसके बाद में दीवारें ईंट, सीमेंटेड, कच्ची, पतरा या अन्य, तो जाहिर सी बात है आज के समय में सभी की पक्की दीवारें होती हैं, तो जो भी आपका है सीमेंटेड है वो सीमेंटेड लिख दें, ईंट से बनी है ईंट से लिख दें। इसके बाद में छत टाइल्स है तो पक्की, आजकल पक्के मकान बने होते हैं, जाहिर सी बात है कि जो छत है वो सीमेंटेड होगी। प्रकाश का स्रोत क्या है, मिट्टी का तेल और बिजली, तो आपको यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बिजली आजकल हर घरों में है, तो बिजली का कॉलम यहाँ टिक करना है। बिजली की उपलब्धता अधिकतम पूरे दिन और खंडित, यानी कि बिजली आपके घर में कैसी आती है, तो खंडित रूप से नहीं आती है, अधिकतम पूरे दिन सप्लाई रहती है, ये आपको टिक करना है। इसके बाद में वायु संचयन, यानी कि आपके घर में हवा का आवागमन किस प्रकार का है, तो वहाँ पर आपको अच्छा लिखना है। पंखा सभी घरों में लगा होता है, वहाँ हाँ लिखिए कि हाँ लगा हुआ है। इसके बाद खिड़कियों की संख्या, आप पूरे घरों की खिड़कियों की संख्या नोट कीजिए और यहाँ पर संख्या लिखिए। दरवाजों की संख्या, आपको पूरे घरों के जितने भी दरवाजे लगे हैं उनकी संख्या आपको लिखनी है। मेन गेट को भी इसमें ऐड करना है। रसोई गृह अलग है या अलग नहीं है, तो जाहिर सी बात है सभी घरों में आज के समय में मॉड्यूलर किचन या सेपरेट किचन बनाया जाता है अलग से, तो आप लिखिए किचन हमारे यहाँ अलग से है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 10 पर। 10 नंबर पे जब आप आएंगे तो इसमें लिखा है स्मोक वेंट आपके यहाँ लगा है या नहीं है, तो स्मोक वेंट आप समझते हैं कि किचन के ऊपर या जहाँ चिमनी वगैरह जलाई जाती है तो उसके ऊपर एक स्मोक वेंट लगाया जाता है। सभी घरों में मैक्सिमम आजकल लगा होता है। जिस घर में नहीं लगा है, आपके घर में नहीं लगा है, आप वहाँ नहीं टिक कर दीजिए। एग्जॉस्ट फैन लगा है, जाहिर सी बात है एग्जॉस्ट फैन सभी घरों में मिलेगा, तो वहाँ हाँ लिखिए कि हाँ हमारे घर में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। नल लगा है कि नहीं लगा है अगला कॉलम है, तो उस पर जाहिर सी बात है कि आजकल कुएं और तालाब पे कोई निर्भर नहीं है, तो सभी घरों में नल जरूर लगा होता है, तो वहाँ पर लिखिए हाँ लगा हुआ है। इसके बाद जल संग्रह सुविधा, वाटर टैंक लगा है या ड्रम है, तो आप सभी घरों में आजकल वाटर की टैंकी ऊपर रखी होती है, तो आप लिखिए वाटर टैंक हमारे यहाँ लगा हुआ है। और जिस घर में स्टोरेज की व्यवस्था जैसे ड्रम या किसी चीज़ से है, तो आप वहाँ ड्रम में भी टिक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ वाटर स्टोरेज का ड्रम की व्यवस्था है, ठीक है। और अगला सी ऑप्शन है जल आपूर्ति व्यवस्था की, जल आपूर्ति आपके घर में कैसी है, तो जल आपूर्ति घर में कितने नल लगे, यानी नल का मतलब उनकी टूटियों की संख्या से है, तो आप उसमें कितने जगहों पे आपका जल उपलब्धता की व्यवस्था आपने कर रखी है, यानी टोटियों की संख्या आपको लिखनी है। 5, 10, 12, 14 जो भी आपके घर में लगी हैं उनकी संख्या लिखिए उस पर। इसके बाद में निरंतर सप्लाई आती है पानी की खंडित रूप से, तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ पंप लगा है या वाटर सप्लाई जल संस्थान की तरफ से आती है, तो खंडित रूप से सप्लाई आती है। निरंतर सप्लाई जाहिर सी बात है सभी घरों में नहीं आती है, तो आपको यहाँ पर खंडित पर टिक करना है। इसके बाद में आपूर्ति किस प्रकार होती है, पाइपलाइन से होती है या कुआं है, तालाब है, बोरवेल लगा है, तो जो भी आपके घर में हो, बोरवेल लगा है या जल संसाधन सप्लाई आती है उस पर आप टिक कर सकते हैं। अगर जल संसाधन सप्लाई आ रही है तो आप लिखिए कि पाइपलाइन के थ्रू हमारे यहाँ सप्लाई आती है, और आपके घर में बोरवेल लगा है तो बोरवेल पर टिक कीजिए कि हमारे घर में बोरवेल लगा है जिससे हमें अपनी सप्लाई पानी की लेता रहता। ठीक,
स्वच्छता सुविधाएं आपको डी ऑप्शन इसमें कॉलम होगा, पेज नंबर 10 पर ही है। तो उसमें सुविधाओं के अंदर शौचालय घर में कॉमन शौचालय नहीं है, ये कॉलम लिखे हुए हैं। तो शौचालय घर में कौन सा है, तो कॉमन, आपके घर में एक कॉमन शौचालय होता है, या अगर सेपरेट आपके प्रत्येक रूम में है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि शौचालय सेपरेट बना हुआ है। या इसमें ऑप्शन 1 लिखा है शौचालय नहीं है, यानी कि आप किसी बस्ती में रह रहे हैं तो कॉमन एक शौचालय बना होता है कम्युनिटी के लिए, तो आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप लिखिए कि उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जो भी आपकी सुविधा है कॉमन आपके घर में बना हुआ है तो कॉमन पर टिक कीजिए। ठीक है। अगला है शौचालय का प्रकार, आरसीए है या अन्य प्रकार का है। तो आरसीए टाइप का है तो आरसीए टाइप लिखिए, अन्य प्रकार का है जो भी आपके जिस प्रकार कल्चर का आपके यहाँ शौचालय की व्यवस्था है उसके बारे में वहाँ टिक के आगे डैश करके लिखिए। इसके बाद लिखा है स्नान घर, यानी कि आपके घर में स्नान घर उपलब्ध है या नहीं, तो उसके बारे में लिखिए। जाहिर सी बात है कि आजकल सभी घरों में होता है तो वहाँ पे लिखिए उपलब्ध है। अगला है अपशिष्ट का निपटान, यानी कि जो आपका जो सॉलिड वेस्ट यानी कूड़ा कचरा जो इकट्ठा होता है उसके निपटान की क्या व्यवस्था आपने कर रखी है। तो उसके आगे डैश में इसमें प्रिंटेड है, स्वीपर ले जाता है, नाले में बहा दिया जाता है, कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। तो जो भी पॉइंट आपके यहाँ एप्लीकेबल हो उस पॉइंट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एप्लीकेबल हो। आपके यहाँ डोर टू डोर जो गार्बेज कलेक्शन होता है तो यानी कि स्वीपर ले जाता है, नाले में बहा जाता है, ये आपको नहीं टिक करना है क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आप ठोस अपशिष्ट को नाले में नहीं बहा सकते हैं, ये एक कानून है इस पर, और जिससे ये आपको ही नुकसान करेगा। इसलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए कि कूड़े को कभी भी नाले में नहीं बहाना चाहिए, डस्टबिन में डालें, या जो भी डंप पॉइंट बना है आसपास आपके कूड़ा स्थल का उस पर आप डालें, या स्वीपर आता है तो स्वीपर को कूड़ा दें। ठीक है। तो जो आपका कॉलम यहाँ पर टिक करने योग्य हो आपके एरिया का, आपके घर का, उसको आप टिक करें। ठीक। इसके बाद घर में सामान्य साफ सफाई व्यवस्था कैसी है, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग अपना घर स्वच्छ रखना चाहते हैं तो आपके घर की सफाई व्यवस्था अच्छी ही होगी, तो आप यहाँ पे लिखिए अच्छा होता है। इसके बाद में ई ऑप्शन है, क्या घर में जानवर पशु हैं, हाँ या नहीं पर टिक करना है। यदि आपके घर में अगर कुत्ता भी पाल रखा है आपने, या गाय भी पाल रखी है, या कुछ भी पाल रखा है, तो आपको यहाँ पर हाँ टिक करना है। अगर वहाँ पर आपके घर में कोई जानवर नहीं है, यानी यहाँ तक कि आपके घर में जैसे कि सभी घरों में आजकल चूहे पालने का, खरगोश पालने का, कुत्ता पालने का, इन सब का चलन है, तो अगर कोई भी सदस्य इस प्रकार का आपके घर में है तो उसमें हाँ टिक कीजिए, और नहीं तो उस पर नहीं टिके। यदि है आपके घर में कुत्ता या कोई अन्य जानवर, जाहिर सी बात है कुत्ता ज़्यादातर लोग अपने घरों में पालते हैं, तो अगर है तो उसमें हाँ टिक कीजिए, और जानवर पशु का नाम जो भी आपने नाम बनाया है उस कुत्ते का, वो आप वहाँ पर उसका नाम लिखिए। ठीक है। नहीं है तो उस डैश कर दीजिए, आपको कोई कॉलम इसमें फिल नहीं करना है। तो ये 9 और 10 नंबर जो पेज नंबर था, इस कॉलम के अंतर्गत आपको मैंने ये सारे कॉलम आपको बताए। अब जो 11 नंबर पेज है, इसमें लिखा है परिवार का सामान्य आर्थिक डाटा। इसमें जो आर्थिक डाटा है फैमिली की, वो आपको भरना है। तो इसमें आप देखिएगा एक क्रम संख्या ये बनी हुई है, ऊपर से देखिए नीचे तक। तो इस क्रम संख्या के अंतर्गत इसमें 15 कॉलम बने हुए हैं। तो आपको ऊपर से यानी कि फर्स्ट नंबर से लेकर के जो 15 नंबर है, जैसे आपके घर में केवल 6 सदस्य हैं घर के अंदर, तो आपको केवल 6 लाइन ही भरनी होगी। अगर 8 हैं घर में सदस्य तो 8, 15 से अधिक आपको इसमें नहीं भरना है। तो आप जैसे आपके घर में 6 सदस्य हैं तो पहले नंबर पर यानी सबसे बड़े यानी मुखिया का नाम, उसके बाद में मुखिया के बाद में जो ऊपर से नीचे की ओर क्रम बढ़ता जाए, जैसे कि मुखिया हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पत्नी भी होंगी या पति होंगे तो उनका नाम, इसके बाद उनके बच्चों की संख्या, तो बड़े से छोटे की ओर आपको लिखते हुए चले जाना है। तो आपको जैसे मैंने एक नाम बता देता हूँ कि जैसे कि पहले नंबर पर मुखिया का नाम चंद्र प्रकाश है, तो आपने चंद्र प्रकाश सिंह उनका नाम लिखा। इसके बाद उनकी आयु, बगल में कॉलम बना हुआ है, आयु लिखा। इसके बाद में सेक्स यानी कि नाम से जाहिर हो रहा है यानी पुरुष हैं। इसके बाद में उनका व्यवसाय क्या है, गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब है या कोई आपका व्यवसाय है, तो आपको जो भी है कॉलम वहाँ पर टिक करें। इसके बाद उन्होंने लिखा इनकम ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय से उनकी आय क्या है, एक एवरेज आय लिखनी है उसमें। इसके बाद में 10, 20, 40, 50 हज़ार जो भी आपका आता है वो आप लिखें उसमें। अन्य स्रोत से कोई आय आती है उनकी, यानी कि
हो सकता है कि वो कोई छोटा मोटा और कोई व्यवसाय कर रहे हों, या जैसे कि कुछ लोगों को अगर उनके पास समय रहता है तो कोई एनजीओ चलाना या ट्यूशन वर्क करना, इस प्रकार के अन्य जो आय उनकी हो रही है, अगर हो रही है तो अगले क्रम में उसको जो कॉलम बना हुआ है अगले क्रम में उस पर आपको लिखना है। व्यवसाय से जो आय हो रही वो अलग लिखना है। इसके बाद में अन्य स्रोत से जो अगर आय हो रही है तो उसमें उसको अलग से लिखना है। जैसे मान लिया 40,000 रुपये उनकी व्यवसाय से आय हो रही थी, तो व्यवसाय से आय में आपने उनको 40,000 लिख दिया। इसके बाद अन्य स्रोत से आय अगर लिखनी है तो अगर हो रही है तो उसका अमाउंट लिखें, नहीं हो रही तो डैश कर दें। इसके बाद अगला लास्ट का कॉलम जो है वो कुल का, यानी टोटल उस चंद्र प्रकाश जी से कितनी आय मंथली होती है। तो अगर 40,000 रुपये उनकी व्यवसाय से हो रही है और अन्य से 10,000 हो रही है तो आपको टोटल में यहाँ लिखना है 50,000 रुपये। और अगर अन्य से कोई नहीं हो रही है और 40,000 उनकी व्यवसाय से हो रही है तो टोटल में आप लिखिए 40,000। उसी क्रम में जैसे चंद्र प्रकाश जी हैं, उनकी पत्नी का नाम अगले क्रम में नीचे दूसरी लाइन पे, अगर उनकी पत्नी, उनका एज लिखिए, महिला हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी पत्नी है तो महिला होंगी। और उनके व्यवसाय क्या है, तो अगर वो कहीं जॉब करती हैं या उनका कोई व्यवसाय है तो उनके में लिखिए, नहीं है घरेलू गृहिणी है तो वहाँ पर आप गृहिणी लिख दीजिए। और बाकी सभी कॉलम जो होंगे आय वाले कि उनकी आय कितनी है तो वहाँ पर डैश कर दिया जाएगा दोनों में, और कुल में भी डैश कर दिया जाएगा। इसके बाद उनका बेटा है, जाहिर सी बात है कि बेटा अगर बड़ा है, कहीं उसकी एज लिखनी है, पुरुष लिखना है, इसके लिंग में उनका पुरुष लिखना है। इसके बाद में अगर वो कहीं नौकरी करते हैं या अध्ययनरत हैं तो आप स्टूडेंट लिख दीजिए। और अगर उनकी कोई आय हो रही, जैसे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो अन्य स्रोत से आय में आप, या उनके व्यवसाय में आप लिखिए कि ये कोचिंग का कार्य करते हैं, तो और उसके बाद उनकी जो आय हो रही है उसे आप लिखें। तो इस प्रकार एक नंबर से लेकर के जो भी जितने भी सदस्य हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल लिखनी है और टोटल आगे आय आपको लिखते जाना है प्रत्येक पेज में। तो जाहिर सी बात है कि आपको 11 नंबर पेज, जैसे कि मैं आपको एक बार ये सैंपल कॉपी दिखा देता हूँ कि देखिए इस प्रकार ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार आपको डाटा इसको भरना है। तो ये 11 नंबर पेज आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो 12th नंबर पेज है कि इसको आगे जो कॉलम बने हुए हैं कि मासिक खर्च जो परिवार का है पूरा, जो भी डाटा, जो फैमिली आपने अडॉप्ट की है उनकी मंथली खर्च की डिटेल क्या है प्रत्येक मद में, आटा दाल चावल खाने पीने मनोरंजन दवा और इन सब के बारे में टोटल कितना खर्च होता है, ये डिटेल अगले पेज, मतलब अगले मैं क्रम में बताता हूँ, अगले वीडियो में बताता हूँ। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत महसूस होगी। तो जो पेज नंबर 12 नंबर जो पेज से आपको जो अगली डिटेल बतानी है मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको 8 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक का पेज का डाटा आपको समझ में आया होगा। समस्या है कमेंट कीजिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।